नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे घटना चक्र के इस बुक में, जिसमें हम लोग बीपीएससी सीरीज़ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो अब तक के बीपीएससी द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न हैं। तो इसमें हम लोग पहले 8-10 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन कंप्लीट कर लिया। जैसे कि हम लोग ने भारतीय इतिहास का तीनों सेक्शन कर लिया, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, फिर भारतीय राजव्यवस्था कर लिया, फिर सामान्य भूगोल हो गया, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, सामान्य विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान हो गया। अब हम लोग जीव विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप लोग से बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर पहुंच जाए। ऐसे इस वीडियो लेक्चर मतलब इस चैनल पे डेली वीडियो आएगा, जो बिहार से रिलेटेड होगा, जो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि वे इससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से अच्छे कर सकें। और आप लोग को भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोग से बस इतना ही अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें भी और से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें आपके लिए। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा बार देखिएगा, उतना अच्छे रिवीजन हो पाएगा, उतनी ही अच्छे आप लोग एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने हमारे करंट अफेयर का सीरीज़ नहीं देखा, जिसमें हम लोगों ने एडिटोरिया करंट अफेयर का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया पीछे के 15 सेट का, तो आप लोग जाइए उसे भी देखिए। उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और इसके जितने वीडियो उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे भी देखिए। तो बस आप लोग से ये अनुरोध रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को बार-बार देखिए और इसे शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो इससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान। तो यहाँ पे हमारा जीव विज्ञान आ गया सेक्शन सी। इससे पहले हम लोगों ने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान कर लिया था, तो जाइए आप लोग उसे भी देखिए और अपनी एग्ज़ाम की तारीख को अच्छे से सुदृढ़ कर सकें। और इससे जितना ज़्यादा बार देखिएगा, उतना ही अच्छा आपका रिवीजन हो पाएगा। तो आइए आप लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन रहा, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी डार्विन ने। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ किसने लिखी थी? तो यह डार्विन ने लिखी थी। भारत तंत्र में इंसुलिन किसका चयन पाचन या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो यह करता है कार्बोहाइड्रेट का। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयन पाचन या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो क्या एंटीबायोटिक है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है कौन है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो यह है चावल। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल कार्बोहाइड्रेट है। अगला ऑप्शन 5वां नंबर, कीट संवर्धन क्या है? तो यह है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? तो यह करता है आनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? तो यह आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है पराध्वनि तरंग का। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है पराध्वनि तरंग का। निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो कौन सा? सेब सच्चा फल नहीं है, बाकी अंगूर, खजूर और आलू बुखारा सच्चा फल है। निम्नलिखित कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब सच्चा फल नहीं है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह होता है शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है फूल की कली से। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंटीनोड होते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंटीनोड होते हैं। पादप कली है, क्या है? तो एक भ्रूणीय टहनी। पादप कली है क्या? एक भ्रूणीय टहनी। पौधे जो नमकयुक्त मिट्टी में उगते हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट। पौधे जो नमकयुक्त मिट्टी में उगते हैं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो यह उपयोग होता है मस्तिष्क की निगरानी के लिए। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो यह होता है मस्तिष्क के उपयोग के लिए। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है कौन सा है? तो इंफ्रारेड।
मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो इंफ्रारेड है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो यह है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन है। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह आधारित है लैंगिक जनन पर। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह लैंगिक जनन पर आधारित है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज करने वाले का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ई ऑप्शन है। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यह उत्तरदायी है डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यह है डीएनए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो यह जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में। 21वां प्रश्न। मानव शरीर में होता है तो क्या होता है? लगभग 70% पानी। मानव शरीर में होता है क्या? तो लगभग 70% पानी। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होते हैं, यह क्या है? तो विटामिन के। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं, क्या है? तो विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह है विटामिन के। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गे कैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो यह कहता है विटामिन D2 को। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गे कैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो यह है विटामिन D2। अगला प्रश्न। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ होता है? यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ? तो यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं सही सुमेलित कौन सा नहीं है। रेटिनॉल जीरो पैथेलमिया यह बिल्कुल सही है। टेकोफेरॉल बेरीबेरी यह गलत है। साइनोकोबाल्मियम रक्ताल्पता यह बिल्कुल सही है। आर्गे कैल्सिफेरॉल रिकेट्स यह बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। टेकोफेरॉल बेरीबेरी यह गलत ऑप्शन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए उसका विवरण दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे विवरण उसका पढ़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है क्या? तो विटामिन B12। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है कितना? तो 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है कितना? तो 5 से 6 लीटर। आघान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली स्थान में भी संगत होता है, तो यह होता है RH कारक में। आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली स्थान में भी संगत होता है, तो यह है RH कारक। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो यह है स्फिगोमैनोमीटर। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फिगोमैनोमीटर। विकृत से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना होता है? तो 1200 सीसी। विकृत से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? 1200 सीसी। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन है। इंसुलिन है क्या? प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो यह है इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। महिला सेक्स हार्मोन है, तो यह कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो यह है ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो यह है ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? तो यह मिलती है थायरोक्सिन में। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? तो यह मिलती है थायरोक्सिन में। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है कहाँ स्थित है? तो मस्तिष्क में। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है कहाँ? तो मस्तिष्क में। प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, क्या उत्पाद है? तो O2 मतलब ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो O2 है। यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया हुआ है, पूरा रिएक्शन चेन कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण, आप लोग चाहे तो इसे देख सकते हैं आराम से। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो कब बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है कैसे? तो क्लोरोप्लास्ट से। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो क्या होता है शक्ति स्रोत? बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, क्या होता है? बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया।
आइए 43वां प्रश्न देखते हैं। भ्रूण किसमें मिलता है? तो यह मिलता है बीज में। भ्रूण किसमें मिलता है? तो यह मिलता है बीज में। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो यह ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 45वां प्रश्न। टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? तो जल जनन रोग का। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण किसका? तो जल जन्य रोग का। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषांतक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह प्रभावित होता है यकृत। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषांतक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत प्रभावित होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो यह निर्माण होता है ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर से देखते हैं यह प्रश्न। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोटॉक्सिन का निर्माण होता है? तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑन्कोजिन संबंधित है तो यह किससे संबंधित है? कर्क रोग से। ऑन्कोजिन संबंधित है किससे? तो कर्क रोग से। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है कौन सा? तो ई ऑप्शन, क्योंकि यह है कोबाल्ट 60 और फॉस्फोरस 32। तो P32 और कोबाल्ट 60 दोनों उपयोग होता है, इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम प्रयोग किया जाता है तो सी ऑप्शन फेरोक्सिन और डी ऑप्शन कोबाल्ट 60 दोनों। तीव्रता एवं प्रतियोगिता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण। फिर से देखते हैं। तीव्रता एवं प्रयोगिता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आयनीय विकिरण। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? तो हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? तो हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसा होता है? तो यह होता है उपयुक्त सभी, मतलब जीन के सम्मिश्रण, मतलब ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण या शफलिंग से। ABC तीनों। फिर से देखते हैं। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसा होता है? तो यह होता है जीन के सम्मिश्रण या ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, फिर जीन में मिश्रण या शफलिंग से। DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो यह बनाया था आर्थर कोनबर्ग ने। आर्थर कोनबर्ग। DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो यह था आर्थर कोनबर्ग। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह थे आर्विड कार्लसन। आर्विड कार्लसन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह थे आर्विड कार्लसन। आइए 57वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह दिन है 14 नवंबर। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 14 नवंबर है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है कौन सा? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है कौन सा? तो माइकोप्लाज्मा है। आइए 59वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो यह है विषाणु या वायरस। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? तो यह है विषाणु या वायरस। बिल तथा मेंडेला गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो यह कार्यरत है HFI या फिर HIV या फिर एड्स के लिए। बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यरत आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो यह है HIV या एड्स के लिए। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रतिरोपण हुआ था कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रतिरोपण हुआ था कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो यह की थी लुएन हुक ने। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लुएन हुक ने की थी।
बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट में आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग पदार्थ में बदला जाता है वह है, तो यह है बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट में आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह है कौन सा, तो बैक्टीरिया। कणीय तत्व क्या है, तो यह है वायु प्रदूषण। कणीय तत्व क्या है, तो यह है वायु प्रदूषण। संवहनीय या वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, तो यह जाता है जाइलम टिश्यू में। संवहनीय या वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, तो यह जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना होता है, तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो कितना, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है तो क्या होता है, ओ। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है कितना, तो ओ होता है। आइए 68वां प्रश्न देखते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह क्या है, तो यह है ए बी। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह क्या है, तो यह है ए बी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो यह होता है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो यह होता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो यह निकलती है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो यह 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो यह है 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होती है, तो यह है 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो यह है 28। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो यह है 28। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कपाल में 8, मुख में 14, कंठिका में 1 और कान में 6। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है क्या, तो ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह होती है 406, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, तो यहाँ डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषित अंग नहीं है, तो हो जाएगा सी ऑप्शन, सामने वाले चपटे दांत या कृंतक इंसीजर। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, सामने वाले चपटे दांत। आइए 96वां प्रश्न देखते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, तो यह है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन सा, तो एंजाइम है। 77वां प्रश्न। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने में जरूरी होता है, तो यह है विटामिन सी। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने में जरूरी होता है कौन सा, तो विटामिन सी। अगला प्रश्न। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो दूध विटामिन सी का घटिया स्रोत है। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी का घटिया स्रोत है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो यह है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो यह है एस्कॉर्बिक अम्ल। इंसुलिन प्राप्त होता है तो कैसे प्राप्त होता है, डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन प्राप्त होता है कैसे, तो डहेलिया की जड़ों से। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो यह है जल। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो यह है जल। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इसका उत्तर स्टार मार्क किया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। फिर से मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ या शैवाल एवं जीवाणु थे। तो यह है इसका आंसर, स्टार मार्क किया हुआ है, आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर पढ़ सकते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो यह होती है अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो यह होती है अंडवाहिनी में। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है कौन है, तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है कौन, तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। विकास का मुख्य कारक क्या है, तो यह प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारण क्या है, तो यह प्राकृतिक वरण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 86 नंबर प्रश्न। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, तो यह इसका आंसर हो जाएगा बी, म्यूचुअलिज्म। शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। 87 नंबर प्रश्न। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो यह है कशेरुक रज्जु में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। विकास का कारण है तो क्या है,
पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन विकास का कारण है, तो क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो यह है बी और डी दोनों, इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन और एथिलीन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गैस का क्या नाम है? तो यह है एसिटिलीन और एथिलीन। माँ पौधा की भांति पौधा मिलता है, तो यह है इनमें से दोनों, मतलब बीजों से और तना काटने से। माँ पौधा के भांति पौधा मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनमें दोनों में, मतलब ए और बी दोनों में, मतलब बीजों से और तना काटने से। आइए 91वां प्रश्न देखते हैं। पानी मिट्टी के जड़ों से जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? तो परासरण। पानी मिट्टी के जड़ों से जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरा जाता है उसे कहा जाता है क्या? परासरण। जल से बाहर निकले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो आवास कहते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो यह गंध से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। 94वां प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो यह गंध से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। 95वां प्रश्न, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो यह होती है लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो यह होती है लोहा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो यह होता है इंसुलिन की कमी से। 97वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो यह इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। 98वां प्रश्न, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो यह होता है विषाणु के द्वारा। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो यह है एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो यह है एड्स। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 100वां प्रश्न, निमोनिया एक संक्रमण है किसका? तो फेफड़ों का। निमोनिया एक संक्रमण है किसका? तो फेफड़ों का। आइए अगला प्रश्न, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णाघात से पीड़ित होता है क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णाघात से पीड़ित होता है क्योंकि उनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो यह मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो यह मिलती है एक पेड़ से। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करते हैं? तो यह करते हैं नाइट्रोजन का। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग होता है? तो यह होता है नाइट्रोजन का। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बी ऑप्शन, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम आयन धातु पाया जाता है। 105वां प्रश्न, पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। पौधे एवं पेड़ों की खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखिए पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं या अगर पेन पेपर लेके बैठे हो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। कीट बच्छी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो यह उगते हैं नाइट्रोजन की कमी से। कीट बच्छी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो यह उगते हैं नाइट्रोजन की कमी से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो यह है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? तो यह है पुष्प। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा खाली स्थान में भी मदद करता है। तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन है, आप लोग इसे आराम से पढ़ सकते हैं। फिर से क्वेश्चन, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने तथा खाली स्थान में मदद करता है। तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसका विशेष डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन सा? तो सिकोआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन सा? सिकोआ। एस्पिरिन है क्या है? तो यह एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन है क्या? एंटीपायरेटिक। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो यह होता है सोयाबीन में। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो यह सोयाबीन में होता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रतिबद्ध के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है गन्ना के लिए। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है कौन सा? तो रेफलेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है कौन सा? तो रेफलेशिया। आइए 114वां प्रश्न देखते हैं।
हरगोविंद खुराना को किसके आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को किसके आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो यह थे जीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस क्या है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन से? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। आर्कियोप्लेरिट्स है क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्लेट्रिक्स है क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो स्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है किसमें? स्तनी में। प्रतिवर्ष 5 लाख भारत एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो यह रोग कौन सा? क्षय रोग। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। यह रोग कौन सा? तो यह रोग क्षय रोग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़ कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करता है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ सी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करता है। 120वां प्रश्न, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है कौन सी है? तो फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो यह है फ्रुक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठा है क्या है? तो फ्रुक्टोज है। शर्कराओं में सबसे मीठा है क्या है? फ्रुक्टोज। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है कौन सा? तो पीछे का भाग। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है कौन सा? पीछे का भाग। मटर पौधा है शाक। मटर पौधा है शाक, ठीक है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। बी ऑप्शन नाइट्रोजन प्रोटीन। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है क्या? तो प्रोटीन। आज 125वां प्रश्न, थायराइड ग्रंथि या थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अत्यंत स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो यह है THS, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि या थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? तो यह है TSH। थायरॉक्साइड ग्रंथि की खराबी किसी कमी के कारण होता है? तो यह होता है आयोडीन की कमी के कारण। थायराइड ग्रंथि किसकी कमी के कारण खराब होता है? तो यह होता है आयोडीन की कमी के कारण। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। तो यहाँ पे हमारा बायोलॉजी का सेक्शन भी खत्म होता है। तो यहाँ इसी के साथ हमारा साइंस सेक्शन का तीनों पार्ट खत्म हो जाता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप लोग ने अभी तक पहले के सारे वीडियोज़ नहीं देखे, जिसमें हम लोगों ने भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था किया हुआ है, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग इसे आराम से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग ने हमारे करंट अफेयर का सीरीज़ को नहीं देखा तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे भी चेक कीजिए। और आप लोग से ये अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी डेली नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाए और आप लोग इसे आसानी से देख सकें और अपने तैयारी को अच्छे से कर सकें। और आप लोग से ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए। जितना ज़्यादा देखिएगा उतना अच्छा रिवीजन कर पाइएगा और उतना ही अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो BPSC या इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन लोगों तक भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।